आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ के बारे में। एलसीआर परिपथ जो है एसी करंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलसीआर परिपथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एलसीआर परिपथ का फुल फॉर्म क्या होता है? लंबा सीआर। अगर लंबा सीआर तो ट्रिक है ना। एलसीआर मतलब लंबा सीआर ट्रिक है, लेकिन यल का मतलब क्या है यहाँ पे? यल का कुंडली, यल कुंडली का प्रेरकत्व है। यल कुंडली का क्या प्रेरकत्व है? और सी क्या है? संधारित्र की धारिता है। सी संधारित्र की धारिता है। आर प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध है। एक तार का प्रतिरोध है ना। तो यहाँ हम लोग उसको लिखेंगे कैसे कि माना प्रेरकत्व यल, माना प्रेरकत्व यल की एक कुंडली और धारिता सी का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ बनाया गया है, जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा स्रोत V बराबर V0 sin t लगाया गया है ना। एक बार क्या बोलेंगे, बोल दीजिए जना। माना प्रेरकत्व धारिता सी का एक संधारित्र है और प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा स्रोत V0 sin ओमेगा t लगाया है। यहाँ तक हो गया। इसी में लिखेंगे यल के सिरों के बीच विभवांतर V है तथा सी के सिरों के बीच विभवांतर VC है एवं आर के सिरों के बीच विभवांतर VR है ना। अब प्रेरकत्व यल के लिए प्रेरकत्व के धारा यल से प्रेरकत्व यल के धारा जो है अग्रगामी होती है कि पश्चगामी होती है? प्रेरकत्व यल के लिए धारा अग्रगामी होती है कि पश्चगामी? अग्रगामी। कितने डिग्री अग्रगामी? 90 डिग्री अग्रगामी होती है ना कि पश्चगामी? नहीं, VS अग्रगामी होता है लेकिन धारा पश्चगामी होती है। ये आप लोगों का हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है ना कि कौन सा अग्रगामी होता है कौन सा पश्चगामी होता है। इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ से एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक है, ये ट्रिक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आई, ठीक ना। और आई के पहले क्या आता है? सी आता है कि यल आता है? आई के पहले यल आता है कि सी आता है? आई के पहले सी आता है और आई के बाद यल आता है, ठीक ना। और आई का आ, ठीक ना। आई और आर दोनों यार है। आई और आर दोनों यार है, मतलब मैं आर दोनों आर है, मतलब आई प्रतिरोध ये दोनों आर है और आई के आगे यल है और आई के पीछे सी है। तो इस ट्रिक को देखिए, समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे जो है कि जब परिपथ में केवल सी जुड़ा हो, जब परिपथ में केवल सी जुड़ा हो तो सी के आगे आई है, मतलब सी से अग्रगामी आई मतलब धारा होगा। सी से अग्रगामी धारा होगा। जब सी जुड़ा होगा तो सी से अग्रगामी धारा होगा 90 डिग्री, ठीक ना। और जब परिपथ में यल जुड़ा हो तो यल के पहले आई है और यल आगे है, इसका मतलब तो आई यल से पश्चगामी होगा, ठीक ना। और आई का दोष आर है, मतलब आई आर दोनों समान कला में, दोनों दो साथे साथे चलते हैं। तो आई आर जब आर होगा तो समान कला में और सी होगा तो आई अग्रगामी और जब यल होगा आई पश्चगामी। ये ट्रिक है, समझे ना, इसको याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में इस तरह के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब इसको हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम लोग इधर लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो आई के साथ आर होता है
मतलब आई के साथ जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो एक ही समान कला में होती है। तो मतलब इसी लाइन में वी आर भी होगा। क्या होगा? वी आर होगा, यहाँ पे वी आर होगा। ठीक ना? परिपथ प्रतिरोध का वोल्टेज को वी आर लिखा गया है। और आई और सी जब होते हैं, आई अग्रगामी होता है 90 डिग्री, है ना? तो इसका मतलब सी पश्चगामी है। तो सी को यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे? नीचे बनाएंगे। तो यहाँ से 90 डिग्री इधर लेंगे, 90 डिग्री इधर बनाएंगे। यहाँ पे सी के वोल्टेज को बीसी लिख दे रहे हैं। ठीक ना? अब आई और में कौन अग्रगामी है? यल अग्रगामी है, आई पश्चगामी है। तो इसका मतलब यल 90 डिग्री, यल को 90 डिग्री आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया यल, मतलब इसका यल के वोल्टेज को वी एल लिखेंगे। ठीक है? तो ये जो है कि स्थिति सदिश हो गया या फेजर डायग्राम हो गया। यल सी आर परिपथ का स्थिति सदिश या फेजर डायग्राम हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बीएल और बीसी दोनों विपरीत है। बीएल और बीसी दोनों विपरीत है। तो इस स्थिति में बीएल और बीसी का अगर हम लोग परिणामी ज्ञात करना होगा, अगर बीएल बड़ा होगा तो परिणामी होगा बीएल माइनस बीसी, परिणामी होगा बीएल माइनस बीसी। और यदि बीसी बड़ा होगा तो दोनों का परिणामी होगा बीसी माइनस बीएल। ये समझ में आता है? तो मान लेते हैं हम लोग की बीएल बड़ा है बीसी से, तो बीएल बड़ा है बीसी से, तो बीएल माइनस बीसी परिणामी होगा। समझ गए? तो इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ जो है इसका परिणामी ज्ञात करते हैं। तो बीएल में से बीसी को घटा लेंगे ना, बीएल में से बीसी को घटा लेंगे क्योंकि बीसी का मान कम है, बीएल का मान ज्यादा है। तो चित्र हम लोग बना लेंगे। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बीएल है, और ये वाला आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चित्र से दिखने में लगे कि छोटा कम है। अब बीएल में से बीसी घटाएंगे तो इतना बचेगा, मान लीजिए बीएल में से बीसी को घटा दिए तो इतना बचा है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका बीएल माइनस बीसी, मतलब ये जो तीर है यहाँ से यहाँ तक, ये बीएल माइनस बीसी है, इन दोनों का परिणामी है। एक बीएल माइनस बीसी हो गया, एक बीआर हो गया, इन दोनों के बीच लंब है। तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ना। समांतर चतुर्भुज बना के उसका क्या खींचेंगे, विकर्ण खींचेंगे। और ये मान लिया कि टोटल परिणामी भी है। ठीक, अब ये हो गया आपका चित्र हो गया। मान लिया है कि बीएल बड़ा है, इसलिए जो परिणामी बीएल और बीसी का जो परिणामी है वो बीएल माइनस बीसी इतना बड़ा है ना। अब एक सदिश हो गया बीएल माइनस बीसी इधर की तरफ, और एक सदिश हो गया बीआर। तो बीएल माइनस बीसी और बीआर का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग चतुर्भुज नियम लगाएंगे, सदिशों का चतुर्भुज बना देंगे और उसका विकर्ण खींचेंगे। तो ये जो भी है इन तीनों का परिणामी है। ये जो भी है तीनों का परिणामी, मतलब बी आर का, बीसी का और बीएल का। समझ गए? तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला बीएल माइनस बीसी है, तो ये वाला भी होगा बीएल माइनस, इसकी लंबाई बीएल माइनस बीसी है तो इसकी लंबाई भी बीएल माइनस बीसी होगी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बीएल माइनस बीसी पहचानने के लिए, ऐसे कर देते हैं। ठीक ना? तो समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे एक 90 कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। और मान लीजिए जो परिणामी भी है, ये जो धारा है, धारा के साथ फाई कालांतर बना रहा है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर मतलब भी स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलने में समझाइए मैम, पढ़ाई के समय नहीं समझाया जाता है। तो लंब क्या है, लंब है बीएल माइनस बीसी, बीसी बोल सकते हैं, बस शोर नहीं करना है। और आधार क्या है, आधार है बीआर, तो इसका स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं, बीएल को लिख सकते हैं। पहले बीआर को देखते हैं हम लोग, बीआर को लिख सकते हैं आई आर, ओम के नियम से बी बराबर आई आर होता है। तो आई आर का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर आर। फिर यहाँ बीएल को लिख सकते हैं, जैसे बीआर आई आर लिखते हैं उसी तरह से बीएल को क्या लिखते हैं, आई एक्सएल लिखते हैं।
और इसी तरह बीसी को क्या लिख सकते हैं, आई एफ सी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आई कॉमन ले लेंगे, आई को कॉमन के बाहर निकाल देंगे, अपना स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर एफ सी एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब जो है क्या करेंगे, आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर को क्या कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेकर के आई स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों में। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आप लोग अपनी तरफ समझ में आ जाएगा। आई स्क्वायर कॉमन तो बचेगा आपका एफ सी एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हम लोग दोनों पक्षों में किसका भाग दी, आई स्क्वायर का भाग देंगे, आई स्क्वायर का भाग देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ सी एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम बी अपॉन आई का होल स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो बी अपॉन आई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ सी एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बी अपॉन आई का अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर फिर से हटा है, रूट आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार भी आई परिपथ का प्रतिरोध है, क्योंकि भी अपन को प्रतिरोध करते हैं। ओम के नियम के अनुसार भी अपन आई इस परिपथ का प्रतिरोध है। तो यह प्रतिरोध चूंकि केवल आर के कारण, एल सी आर तीनों के कारण है, चूंकि एल सी व आर तीनों के कारण है, इसलिए इस प्रतिरोध को प्रतिरोध न कर करके प्रतिबाधा करते हैं। प्रतिबाधा की यूनिट क्या होती है, प्रतिबाधा की यूनिट क्या होती है, इम्पीडेंस होती है ना, प्रतिबाधा कहते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो हम जेड लिखते रहे परीक्षा में भी डायरेक्ट है ना, जहाँ जेड प्रतिबाधा, इसको लिख सकते हैं एफ सी एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो परिपथ की प्रतिबाधा की नजर में उसमें क्या है, जेड मतलब अब इसके नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा अभी। तो जेड बराबर हो गया एक्स एल माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो परिपथ की प्रतिबाधा, ये क्वेश्चन यहाँ तक तैयार हो गया आपका। क्वेश्चन ये हो गया कि यार परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसी सूत्र को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ सी एल का मान लिख सकते हैं, है ना, एफ सी एल का मान लिख सकते हैं ओमेगा एल, एफ सी एल का मान ओमेगा एल, और इसका एफ सी का मान 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र हो गया, समझे ना। अब यदि परिणामी वोल्टेज V और I के बीच स्थलांतर I हो, तो tan फाई बराबर है, तो tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार, ठीक ना, लंबू जी बटे टिंकू जी। तो लंबू कौन है, ये है VC, टिंकू कौन है, VR, ठीक ना। अब हम लोग VL को लिख सकते हैं IXL, तो VL का मतलब हम लोग लिख सकते हैं IXL, और VC को लिख सकते हैं IX, ऊपर से I कॉमन ले लेंगे, और नीचे लिख सकते हैं IR, तो ऊपर का I और नीचे का I हलास हो गया, समझे ना। अच्छा हो गया, तो क्या बचा, EFCL माइनस EFC, ठीक ना। इसी को
लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर। तो tan फाई का ये सूत्र हो गया ना, tan फाई का सूत्र हो गया। यहाँ से तीन स्थितियां पैदा हो रही है। एक स्थिति पहली पैदा हो रही है एक्सियल ग्रेटर देन एक्सी। थोड़ा सा सोच कम करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। एक्सियल ग्रेटर देन एक्सी एक स्थिति पैदा हो रही है कि एक्सियल बड़ा है, ठीक ना। और दूसरा जो है कि एक्सियल छोटा है, तो दूसरा स्थिति पैदा हो रही है एक्सियल लेस देन एक्सी। और तीसरा स्थिति पैदा हो रही है एक्सियल बराबर एक्सी। समझ, तीन स्थितियां पैदा हुई है। तीनों स्थितियों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तीनों स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे? यदि एक्सियल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सियल ग्रेटर देन एक्सी, तो एक्सियल बड़ा है एक्सी से, तो ये चित्र बनेगा। इस चित्र में वोल्टेज ऊपर बन रहा है ना। तो इस चित्र में वोल्टेज ऊपर बन रहा है, इसका मतलब धनात्मक आएगा ना। तो इसको लिख देंगे कि यदि एक्सियल ग्रेटर देन एक्सी, तब tan फाई का मान धनात्मक होगा। tan फाई का मान धनात्मक होगा। tan फाई का मान धनात्मक होगा, है ना। tan फाई का मान धनात्मक होगा, अर्थात फाई का मान भी धनात्मक होगा। फाई का मान धनात्मक होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वोल्टेज आई से, हमारा वोल्टेज वी आई से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। वी आई से 90 डिग्री नहीं, 5 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक ना। अब दूसरा शर्त बनता है, दूसरा शर्त क्या बनता है? एक्सियल लेस देन एक्सी। एक्सियल लेस देन एक्सी मतलब नीचे वाला एक्सी बड़ा, एक्सियल क्या है? छोटा है। तो फिर उस समय क्या होगा? परिणामी जब एक्सियल बड़ा है एक्सी छोटा है, तो एक्सी अगर बड़ा है नीचे वाला, तो परिणामी बल नीचे की दिशा में लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है कम बल लगा रहा है, तो नीचे की दिशा में आने लगेगा। तो एक्सी जो है कि नीचे जो परिणामी, तब परिणामी इधर हम लोग नीचे बनाएंगे। परिणामी किधर बनाएंगे? इधर नीचे बनाएंगे। इधर हम लोग लिखेंगे बीसी माइनस बीएल। बीसी माइनस बीएल लिखेंगे, तो इधर एक फिगर बनाना पड़ेगा। इधर एक इस तरह का हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जब बीसी ग्रेटर देन होगा बीएल से, या फिर बीएल छोटा होगा बीसी से, तो इसका परिणामी जो ऊपर भी आ रहा था समांतर चतुर्भुज बनाने पे, वो परिणामी कहाँ चला जाएगा? फिर नीचे चला जाएगा। तो इस चित्र के आधार पर देखिए, आई जो है इस वोल्टेज से अग्रगामी हो गया, या फिर वोल्टेज जो है आई से वैश्यगामी हो। तो लिखेंगे कैसे? यदि एक्सियल लेस देन एक्सी, तब tan फाई का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात वोल्टेज धारा से पक्षगामी होगा, ठीक ना। अब तीसरी शर्त पे आते हैं। यदि एक्सियल बराबर एक्सी, यदि एक्सियल बराबर हो, तो इतना में से इतना घटेगा तो जीरो आएगा। तो 0/r मतलब जीरो हो जाएगा। तो tan का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan फाई बराबर tan जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan कैंसिल होकर के फाई बराबर जीरो हो जाएगा। तो यदि एक्सियल बराबर एक्सी हो, तो फाई बराबर जीरो होगा, अर्थात आई और जो बी आर है एक कला में होंगे, समान कला में होंगे, ठीक ना। अब देखिए इसी में तीन चित्र शामिल है। तीन चित्र क्या शामिल है? यदि बीएल का मान बीसी से बड़ा होगा, तो वोल्टेज ऊपर होगा, यानी वोल्टेज अग्रगामी होगा। यदि बीएल का मान बीसी से छोटा हो, तो ये वोल्टेज नीचे आ जाएगा, तो वोल्टेज पक्षगामी हो जाएगा। और यदि एक्सियल और एक्सी बराबर होगा, तो वोल्टेज न तो ऊपर न तो नीचे, बल्कि आ जाएगा नीचे आ जाएगा धारा लाइन में, ठीक ना। तो इसका मतलब धारा समान कला में होगी तब विभवांतर के। तो तीन चीजें यहाँ पे आपको पता चल गया है ना। तो उस समय हम लोग, इस समय यहाँ से अगर हम लोग देखिए, यहाँ से यदि जेड बराबर, जेड का मान निकालना होगा, एक्सियल का मान एक्सी रखेंगे, यानी ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा सी रखेंगे। ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा सी रखेंगे, तो ये घट करके जीरो हो जाएगा, और वो आर स्क्वायर हो जाएगा कड़ी में। तो जेड का मान आर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यदि एक्सियल बराबर एक्सी अथवा ओमेगा एल बराबर
ओमेगा सी, तब जेड बराबर आर, जेड बराबर आर, मतलब परिपथ की जो प्रतिबाधा है केवल प्रतिरोध के बराबर होगी, तब परिपथ की जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम होगा, परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं, यानी जब परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो इस परिपथ में धारा अधिकतम बहेगी, अधिक धारा बहेगी। तो एल सी आर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनाद के लिए VC या XL बराबर FC होना चाहिए, या फिर ओमेगा बराबर ओमेगा सी होना चाहिए, ठीक ना। अगले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अनुनादी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं ना, तो इसको आप लोगों को मुझे लगता है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ जो है LCR का फुल फॉर्म लंबा CR कहते हैं, LCR मतलब लंबा CR, इसको याद करने के लिए है ना। और इसको याद करने के लिए, कालांतर याद करने के लिए सभी का एक ट्रिक बना लीजिए। क्या है तुम्हारा CIRL है ना, CL कर लो या सील कर लो, या इधर से पीछे पढ़ो तो LIC है ना, एक ट्रिक है LIC, ठीक ना। अब इसमें जब परिपथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब परिपथ में केवल संधारित्र हो, तब धारा अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा, इतने। जब परिपथ में केवल कुंडली हो या प्रेरकत्व यल हो तब धारा पश्चगामी होगा, और जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो समान कला में हो गया, है ना। ये आप लोग हर साल करके देख लीजिए कि कई साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। हर साल भर करके देख लीजिए और उसको चेक कर लीजिए कि आ गया है कि नहीं आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अगर और चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संजय सर JBS को। थैंक यू।